बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर्स 9th क्लास के इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और अभी तक हम इसके तकरीबन 7 यूनिट के लेक्चर्स, जिसमें सुल्तान अहमद मस्जिद तक रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। और आज हम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग 8वें यूनिट के लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो 9th क्लास के स्टूडेंट या जिन्होंने PTB सिलेबस रखा हुआ है, उनसे गुजारिश है, वो उनकी इंग्लिश कमज़ोर है और वो अपनी अकेडमी से हेल्प आउट ले रहे हैं और भारी भरकम किस्म की फ़ीस अदा करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए ये चैनल मुफीद साबित हो सकता है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपके लेक्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें आप इजीली अपने जो एकेडमी में पढ़ाया जाता है, जिस तरह एकेडमी में पढ़ाया जाता है, सेम उसी तरह वही चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी और ये फ्री आपका पक्का कॉस्ट है। जस्ट आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, वो आपके ज़राए है, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, एंड्रॉइड चीज़ें होनी चाहिए और आप उससे मुस्तफ़ीद हो के आप इन तमाम लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी तक 7 यूनिट का हम लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और वो ट्यूशन्स के पैसे बचाना चाहते हैं, तो ये चैनल, ये घर, ये जगह आपके लिए है। आप इससे मुस्तफ़ीद होकर अपने और अपनी फैमिली के बच्चे पैसे बचाएं और अपने नॉलेज में एनहेंस करें। यूनिट 8 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। बर्फबारी की एक शाम है और जंगल में क्याम है, यानी कि स्टॉपिंग बाय वर्ड्स जंगल है, जंगल में क्याम है, ऑन ए स्नोई इवनिंग और एक बर्फबारी शाम है, बर्फबारी शाम है। लर्निंग आउटकम एज यूजुअल के इस यूनिट के अख्ताम पर आप मीनिंग ऑफ द पोएम के मतलब जान सकेंगे कि एक जंगल की शाम में वो बर्फानी किस तरह उन्होंने क्याम किया। जो स्पीकर है आइडेंटिफाई करेंगे पोएम के बारे में, कि उसकी शनाख्त आपको कर सकेंगे। इसके अलावा जो अल्ट्रेशन है जो पोएम में होती है, हम मानी अल्फाज इसको हम बोलते हैं, हरफ़ शनाख्त भी हम इसको बोलते हैं, उसको आप जान सकेंगे। इसके अलावा आप जो है ना इस नज़म में जो है ना तशबीहात, इमेजरी, इंटरप्रेट द इमेजरी इन द पोएम, उसको आप जान सकेंगे। पैराफ्रेज एंड समराइज द पोएम, इसके अलावा आसान अल्फाज में लिखे और उसका खुलासा करना आप सीखेंगे। और रिस्पॉन्ड टू द पोएम आगे में पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें जो आपका जो अपना नुक्ता नज़र है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके ख्याल का इजहार कर सकेंगे। यूज़ ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब एज यूजुअल, जो आपके इसमें सिफ्त के जो मुहावरे वगैरह हैं और मतलब फेल मतलब के मुहावरों का इस्तेमाल करना आप सीखेंगे। प्री रीडिंग है अपने टीचर्स के साथ, इसका जो टाइटल है, जिसमें बर्फबारी की शाम और जंगल में क्याम, जो टाइटल है इसके बारे में आप, इस थीम के बारे में आपके जो रिफ्लेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। और व्हाट मेक्स नेचर पोएम्स अपीलिंग टू यू, तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे, द टाइटल ऑफ द पोएम क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ द पोएम। जो टाइटल ऑफ द पोएम है वो मनक्स कर रहा है, वो क्लियरली अपना जो थीम है वो प्रेजेंट कर रहा है। व्हाट मेक्स नेचर पोएम्स अपीलिंग टू यू, नेचर पोएम ब्रिंग्स us closer to nature and make us feel a beauty, love and kindness of the nature. That's why these poems appeal to me. जो फितरत पाली की हुई नज़में हमें फितरत के करीब तर कर देती हैं और हमें फितरत की खूबसूरती, प्यार और मेहरबानी का एहसास दिलाती हैं, इसलिए ये नज़में मुझे मुतासर करती हैं। ये आपकी प्री रीडिंग क्वेश्चन है, जिसको हमने आपको डिस्कस किया, जैसा कि आपको एक जंगल में बर्फानी जो चीज़ें हैं उसका इमेज ज़ाहिर हो रहा है और यही चीज़ें आप अपने अकेले जो है ना वो डिस्कस कर सकेंगे टीचर्स के साथ ही। तो आइए चलते हैं आज का इस पोएम का पहला स्टैंजा, जिसको जो है ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो 1874 और 1963 को इनकी जो स्कॉलर्स का वो दौरानिया है, जिसके दौरान इन तमाम चीज़ों को उन्होंने लिखा गया है। तो फर्स्ट वन है आपका स्टैंजा, जिसमें whose woods there are I think I know, ये जंगल किसका है, मेरा ख्याल मैं जानता हूँ। whose woods किसका जंगल है, these are I think I know, मेरा ख्याल मैं जानता हूँ। his house in the village, तो अगरचा इसका घर गाँव में है, अगरचा उसका घर गाँव में है, he will not see me stopping here, वो मुझे नहीं देखेगा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। Watch his woods fill up with snow, ये देखने के लिए कि इसका जंगल बर्फ से लदा हुआ है। तो ये ख्यालात हैं, ये इमेज है
इसका डियर स्टूडेंट ये शायर का है। शायर इसमें रेफरेंस अगर हम लिखेंगे इस स्टेंजा का तो क्या रेफरेंस लिखेंगे, इस पहले स्टेंजा का अगर आपको क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो उसमें आपने रेफरेंस डियर स्टूडेंट पहले देना है। रेफरेंस क्या देना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय बोर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये आपका रेफरेंस होगा। और इसका जो आप रेफरेंस जब लिख लेंगे फिलहाल आपको नज़म से उठाया गया, देन आप कंटेक्स्ट लिखेंगे। कंटेक्स्ट में सियाको सबाक जिसे आप बोलते हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल नेचर, यानी कि दिलकश खूबसूरत फितरत का जिक्र करता है शायर। ही आल्सो हिंट्स द नीड टू कैरी ऑन विद द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, और वो रोजमर्रा के मामलात जिंदगी सर अंजाम देने की जरूरत का इशारा करता है। और द वर्ड of a fantasy very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and the imagination। तो ये आपका तसव्वुरात की दुनिया बहुत कोशिश नजर आती है, मगर इंसान को चाहिए कि तसव्वुराती दुनिया में तवाज़ुन बरकरार रखे। तो ये आपका कंटेक्स्ट बनता है, यानी कि साकुस्बाक बनता है कि वो ख्यालात की दुनिया में रह तो जरूर रखा है लेकिन उसको मतवाजन भी रखना चाहिए, जिसको वो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस में जो वर्ल्डली दुनिया उसको फेस कर रहा है उसके साथ साथ। तो अगर हम इसको पैराफ्रेज करें, यानी कि आम अल्फाज में इस फ्रेज को इस पहले जो स्टेंजे को करें, आई नो द ऑनर दिस वर्ड्स हु इज इन दिस विलेज एट दिस टाइम, वो कहता है कि मैं उस ऑनर को जानता हूं और उसका घर कहां पे है जो इस जंगल का मालिक है। देयरफॉर ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स, और जो है ना इसलिए वो मुझे अपने जंगल में चूंकि बर्फ से ढक चुके हैं और रुके हुए नहीं देखेगा, यानी कि हेड टू वॉच हिज वुड्स दैट हैव बिकम फुल ऑफ स्नो, और वो बर्फ से ढका हुआ है। ये इसका पैराफ्रेज बन रहा है आपकी पहली दो लाइनों का। और इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें, द पोएट इज passing through a woods, it is an evening of winter, it is snowing, the owner of woods in his village house, he does not know that there is a traveler stopping in his woods on that snowing evening. The poet is watching the woods fill up with snow, he finds the woods lovely though it is dark and wintry, the poet stops here to enjoying that beautiful scene, यानी कि शायद जंगल से गुजरा है, वो मौसम सरमा की एक शाम जिसमें बर्फबारी हो रही है, जंगल का मालिक अपने गांव के घर में है, वो नहीं जानता बर्फबारी में उसकी शाम में जंगल में पूरा का पूरा जो घर है उसका वो बर्फ से बका हुआ, और शायद बर्फ से भरे हुए जंगल को देख रहा और इससे जंगल प्यारा लगता है। आगे चाहे तरीके और मौसम सरमा है, शायद इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ अंदोज़ होने के लिए वहाँ रुक जाता है। ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप ट्रांसलेशन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आप स्टेंजा को उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। तो इस तरह आपको दोनों तीनों चीज़ें बता गया। सेकंड जो आपका स्टेंजा है उसकी तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक, आइए देखो मेरे नन्हे घोड़े को यह अजीब तो लगता होगा, मेरे नन्हे घोड़े को यह अजीब तो लगता होगा, स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि किसी ऐसी जगह पर रुकना जहाँ नज़दीक फार्म हाउस ना हो, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, जहाँ पे जंगल हो और जमी हुई झील हो, द डार्कनेस इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल के जो आखिरी है साल की तारीख तरीन शाम पे। मगर ये सेकंड स्टेंजा है। अगर हम इसका रेफरेंस बताएं आपको तो दीज लाइन्स have been taken as usual from the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening written by Robert Burns। Context का आपका Sakusabak in this poem, the poet described the attractive and beautiful nature. He also yearns of the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain a balance between the world of reality and intelligence। और अगर पैराफ्रेज की बात करें, my little horse must be thinking it's strange to stop a place where is farmhouse near we are standing between the woods and the frozen that it is the darkness evening of the year, यानी कि ये एक साल की शाम तरीन हिजागरी फेज है कि मेरा घोड़ा एक अजीब तरीन तसव्वुरात का मालिक वो देख रहा था कि एक ऐसी जगह पे फार्म हाउस पे नहीं रुकेगा जहाँ पे जंगल और मुंजमन झील है जिसके दरमियान हम खड़े हैं, और ये साल की तारीख तरीन जो है ना वो रात है। एक्सप्लेन इसको किस तरह करेंगे हम सेकंड पैराग्राफ को। द पोएट लिटिल हॉर्स फाइंड्स इट स्ट्रेंज to stop at place where there is no farmhouse near by। शायर के छोटे घोड़े को किसी जगह ऐसी जगह पर रुकना अजीब सा लगता है जहां करीब ही कोई फार्म हाउस नहीं है। It is the darkness evening of the year they are spending between the woods and the frozen lake। और ये साल की तारीख दिन शाम है वहां जंगल और मुंजमद
کے جھیل کے درمیان کھڑے ہیں، سفید برف طریق شام اور مجمع جھیل خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، شاعر اس حسین حسن فطرت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے اس لیے وہ وہاں رک جاتا ہے. مینس ٹو سے دیٹ white snow, dark evening, and frozen lake present a beautiful scene. The poet wants to enjoy that beauty of nature. Therefore, he stops here. تو یہاں پہ آپ اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ اسٹینزا ہے آپ کا. تھرڈ ون ہے he gives hornets, bells or shakes. وہ گھوڑا اپنے ساز یعنی کہ لگام وغیرہ کی گھنٹیوں کو ایک جھٹکا دیتا ہے. ٹو آسک اف دیر از سم مسٹیک، یہ پوچھنے کے لیے کوئی غلطی تو نہیں کی گئی. دا اونلی ادر ساؤنڈ از دا سیپ، اس کے علاوہ وہ صرف تیز جھونکنے کی آواز آتی ہے. آف ایزی وائنڈ اینڈ ڈونی فلک، کہ وہ ہلکی خوشگوار ہوا کے چلنے اور برف کے نرم گاہوں کے گرنے کی. تو یہ آپ کا تیسرا سٹینزا ہے. تیسرے سٹینزے کا ریفرنس ایز یوزول ان دس پوئم دا پوئٹ ڈسکرائب دا اٹریکٹیو اینڈ بیوٹیفل نیچر. ہی آلسو ہنٹس ایٹ دا نیڈ ٹو کیری، یعنی کہ جو کنٹیکسٹ میں بول رہا ہوں پہلے دو سٹینزا وہی آگے نیکسٹ لکھنا ہے. پیرافریز کو اگر دیکھیں گے دا ہارس گیوز ہم ان دس سینٹینسا بیلز ہیز اے شیک ٹو آسک، یعنی کہ جو اس کے گلے میں جو گھنٹی تھی وہ اس کو جھٹکا دیتا ہے. اینڈ ہی ہیز کمیٹڈ اے مسٹیک، اور اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. آئی آلسو ہیئر دا ساؤنڈ آف بلوئنگ اینڈ کولڈ وائنڈ اینڈ فالنگ سنو، اور میں چلتی ہوئی سرد میں ہوا اور گرتی ہوئی برف کی آواز بھی سن سکتا ہوں. اگر اسی اسٹینزا کو ہم ایکسپلین کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ تو ہارس گیوز اے جرک، جھٹکا دیتا. اینڈ ان دس وے، اس طریقے سے ہی امپیشنلی، بے صبر سے شیکس دا ویلز آف دا اٹس ہارنس، کہ وہ کس طرح اپنے جو گھنٹیاں ہیں ان کو حرکت دیتا ہے. دیر از آلسو دا ساؤنڈ آف لائٹ وائنڈ، ہلکی ہوا اور برف کے نرم گلوں کی آواز بھی آتی ہے. اور بائی دا ساؤنڈ آف دا ویلز، گھنٹیوں کی آواز سے گھوڑا the horse reminds the poet of his aims، شاعر کے مقصد کو یاد دلاتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ of life and makes his feels his aims of life، زندگی کا مقصد and makes his feels، اور احساس دلاتا ہے they should continue their journey to reach their destination in the time، کہ وہ اپنے مقصد منزل پر پہنچنے کے لیے انہیں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. تو یہ اس کی تشریح ہے، یہ اس کی توضیح ہے، یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اس کے ساتھ ہی جو آپ کا چوتھا اور آخری سٹینزا ہے the woods are lovely dark and deep، جو جنگل ہے وہ بہت ہی پیارا، سیاہ اور گہرا ہے، یعنی کہ گنا ہے. جنگل بہت پیارا، تاریک اور گنا ہے. بٹ آئی ہیو پرومس ٹو کیپ، لیکن مجھے اپنے وعدے بھی پورے کرنے ہیں. اینڈ وائز ٹو بی گو فیور آئی سلیو، اور سونے سے پہلے مجھے میلوں مسافت یعنی کہ سفر طے کرنا ہے. اینڈ وائز ٹو گو بفور آئی سلیپ، اور سونے سے قبل مجھے میلوں مسافت طے کرنی ہے، میلوں سفر طے کرنا ہے. تو ان دس اسٹینزا شاعر اگر کنٹیکسٹ کی بات کریں تو اس نظم میں ان دس پوئم دا پوئٹ ڈسکرائب دا اٹریکٹیونیس اینڈ بیوٹیفل نیچر، کہ شاعر پرکشش خوبصورت فطرت کا ذکر کرتا ہے، وہ روزمرہ کے معاملات زندگی میں سارے انجام دینے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے. It also hints to need to carry on with the daily affairs of life. The word of fantasy is very inviting, but one must maintain between a word of reality and imagination، کہ بلکہ تصورات کی دنیا کو پرکشش، مگر انسان کو چاہیے وہ حقیقی اور تصوراتی دنیا میں توازن برقرار رکھے. یہ آپ کا کنٹیکسٹ بنتا ہے آپ کے چوتھے سینٹینس کا. اگر ہم اس کو پیرافریز کریں اسی کنٹیکسٹ کو کہ وہ کس طرح ہوگا، the wood are lovely dark and deep but I cannot stop there for a long time. I have to do many things. I have to travel long distance before I reach my home and take rest. یعنی کہ جنگل ایک بہت پیارا اور گنا ہے، اور اس سے پہلے کہ سونے کے چاہوں مجھے بہت زیادہ لمبا سفر طے کرنا ہے. اگر اسی کو ہم کنٹیکسٹ بھی ہو گیا، پیرافریز بھی ہو گیا، اگر ہم ایکسپلین کریں چوتھے سٹینزا کو تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ The poet says that the woods are lovely dark and deep، بہت ہی خوبصورت پیارا اور گھنا جنگل ہے، لیکن اسے کئی کام کرنے ہیں. What has many things to do، he has to fulfill his promise، اس کو اپنے وعدے کو پورے کرنے ہیں. He has to travel to long distance before the reaching his destination، اور اسے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں، اسے منزل پر پہنچے آرام کرنے سے پہلے طویل فاصلہ طے کرنا ہے. اور he reminds himself that he must not remain there، اسے اپنے آپ کو یاد رکھنا کہ وہ ہرگز نہیں رکنا چاہیے کیونکہ اسے وعدہ پورا کرنا ہے.
एंड ए लॉन्ग जर्नी अहेड ऑफ ए, और उसे एक तवील सफ़र तय करना है। ये आपका चौथा स्टेंजा है जिसको हमने विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट पैराफ्रेज और एक्सप्लेन किया। नोट्स एंड कमेंट्स की बात करें, ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने आपका एक अमेरिकन वॉइस है जो 26 मार्च 1874 को जब पैदा हुआ तो उसने इंटरनेशनली तौर पर जो अपनी शायरी है उसमें मशहूर तरीन फिल्टर प्राइजेस के अल्फाज का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी अपनी चीज़ों को बयान किया और एक 4000 पुल्टर प्राइज़ जीता। और इसकी शायरी फितरत के मौजू का अहाता करती है, यानी कि ये भी नेचर पे और अपने ज़माने के मिस्री और फ़लसफियाना मज़ाहिर का जिक्र करता है। और उसने 19 जनवरी 1963 को होस्टन में वफात पाई। तो ये आपका नोट्स एंड कमेंट्स है। अदर पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये और उसकी इसकी कुछ नज़में हैं। अगर थीम इसकी बात करें तो थीम में इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज ए फेमस अमेरिकन पोएट, यानी कि वो इसमें 26 मार्च 1874 को सांस फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था, जो कि इसमें चल रहा था। और इसकी नज़म जो कि फितरत की परकरश और बलबला अंगेज खूबसूरती को उजागर करती है और साथ ही रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो जारी रखने की ज़रूरत की तरफ इशारा करती है। तसब्बर की दुनिया बहुत पुरकशिश है, मगर इंसान को हकीकी और ख्याली दुनिया के तवाज़ुन को बरकरार रखना है। ये इस नज़म का थीम है डियर स्टूडेंट। अगर हम इसकी समरी की बात करें तो जो मैंने आपको रेफरेंस टू द कंटेस्ट आपको तीनों के तीनों चारों के चारों जो स्टेंजे हैं उनको एक्सप्लेन करके बताया, तो उनको आप इसी असना में आप ले सकते हैं। द पोएट स्टॉप्स in woods to have a look the natural beauty. It is evening, the cold wind is blowing, the snowflakes are falling. The owner of woods is in his village. There is no farmhouse nearby. The horse winds his strange to stop there. तो आप वो सारी की सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की है इसकी समरी के तौर पे उन तमाम चीज़ों को आप लिख सकते हैं, यानी कि स्टेंजा को आप पैराफ्रेज करके उनको शॉर्ट अल्फाज में जब लिखेंगे तो इसकी वो समरी कहलाएगी। तो ये आपकी समरी से कंटेक्स्ट में है। नेक्स्ट है आपका जो है ना ग्लासरी। ग्लासरी आपकी क्या करती है, वुड्स है वो आपका जंगल कहलाता है, यानी कि फॉरेस्ट। क्वेर अजीब अनोखा, यानी कि स्ट्रेंज। हॉर्नेस कंट्रोल करने वाला, काबू में रखने वाला, अख्तियार रखने वाला। डोनरी आपका नरम, यानी कि डोनी नरम, सॉफ्ट फितरफुली, यानी कि मुलायम पुरों जैसा। फ्लेग वेरी स्मॉल, लूज मास ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का छोटा नरम गाला। तो ये आपकी ग्लासरी बनती है, यानी कि आपकी फरंग जिसको आप बोलते हैं उर्दू में और ग्लासरी बोलते हैं आपकी इंग्लिश में। कंप्रीहेंसिव, जो आंसर टू द क्वेश्चंस की आप बात करें तो हु इज द स्पीकर इन द पोएम। पहला क्वेश्चन आपका है द पोएम रॉबर्ट ब्रूक इज द स्पीकर इन दिस पोएम। सेकंड आपका जवाब बनता है कि इन दिस स्टैंजा the poem the speaker refers to the owner of the words who is not present there at that time. थर्ड वन में आपका बनता है the poet is travel, it is in sight and he cannot go ahead, he is fascinated by the natural beauty of words, so the speaker stopped there to enjoy a beauty of nature. फोर्थ वन का आपका बनता है the horse impatiently awaits the next move of his master because they have to travel a loose distance to reach their destination. पांचवा आपका डियर स्टूडेंट बनता है he does not stop here for long because he has to many things to fulfill his promises. उसको बहुत से वादों की तकमील करनी है। बी आपका जो क्वेश्चन है जहाँ पे स्टेटमेंट है डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम सम आर इन्फ्लुएंसेस, यानी कि कुछ चीज़ें वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं इस नज़म को और कुछ में कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ ए कोल्ड एंड डार्क विंटर, तो ये आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं, आप इसको टिक करेंगे। ये भी आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, इसमें आप टिक करेंगे। तो ये जो है ना आपका जो पहले दोनों के दोनों आपका द स्पीकर आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, इसमें इन्फ्रेंस भी स्टेटमेंट नहीं है। तो आप पहले इन दो को पहले वाले को आप टिक करेंगे आपके इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वन है जो आपका स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर फील्स गिल्टी अबाउट स्टॉपिंग इन द वर्ड्स। तो तीनों के तीनों जो आपकी स्टेटमेंट है इसमें क्या चीज़ है आपकी ये डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय द एनी एविडेंस, ये आपकी कहलाती है। आप इसको टिक करेंगे। आपकी फोर्थ वन है जनाब द स्पीकर एंड थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट एंड रिपीट्स, आप डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, इसको आप टिक करेंगे। द स्पीकर टॉयज एंड वॉट टू रेस्ट आपका जो पांचवा है और जो आपका है
یہ آپ کو یہ بھی سپورٹ نہیں کر رہی اور یہ بھی آپ جو ہے نا وہ ٹک کریں گے. The horse feels strange to stop unexpectedly, یہ آپ اسی کو آپ ٹک کریں گے. پہلی والی ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہی ہے. The speaker appreciate the beauty of the nature, یہ آپ کی سیکنڈ والی کو انفلوئنس جن کا اندازے کے مطابق جو چیزیں اس کو سپورٹ کر رہی ہے. پیرافریز دا فالنگ، یعنی کہ نمبر سی میں اس نے کہا کہ یہ جو آپ کو اسٹینزا دیا گیا ہے اس کی آسان انگریزی بنائیں. دا ورڈز آر لبلی ڈارک اینڈ ڈیپ، اگر آپ اس کی بات کریں تو میں ڈائریکٹلی اس کی انگریزی پہ آنے کی کوشش کرتا ہوں. دا ورڈز آر لبلی ڈارک اینڈ ڈیپ but I cannot stop there for a long time. I have to do many things. I have to travel long distance before I reach my home and take rest. یہ آپ کا تیسرا پیرافریز بنتا ہے. نمبر نیکسٹ ہے ووکیبلری. ووکیبلری میں آپ کی الٹریشن کیا ہوتی ہے؟ الٹریشن ہوتی ہے صنف تخصیص، جس میں آپ کا مطلب ہے کہ الفاظ میں صحیح جو تکرار ہے جو کہ نظم میں قریب قریب استعمال ہوتے ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے. مثال کے طور پہ جو الٹریشن ہے آپ کی یعنی کہ ریپیٹیشن، جو آپ کی ریپیٹ ہوتے ہیں جو الفاظ ہیں. ہوز ورڈز ہز ہاؤس سی می اسٹاپنگ، تو یہ آپ کی ایگزامپل ہے. ساری کی ساری جو الٹریشن ہے اس کے اس نظم میں. امیجنری کیا ہے؟ امیجری جو الفاظ ہوتے ہیں ان پہ آپ کے جو امیج کرنا ہے، خیال آفرینی آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ اس کی تشبیہات کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے ساتھ ساؤنڈ کے طور پر اس کے ذہن پہ تصوراتی طور پہ تصادم کرتی ہے. تو اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ویژول ہے آپ کا کدھر ہے آپ کا ویژول سینس ایز ویل ایز دا سین آف دا ٹچ. آپ مطلب چیزیں دیکھتے ہیں آپ، بصری آڈیٹری ہے آپ کا، اور اس کے علاوہ آپ اسمیل ہے سنگتے ہیں، ٹیسٹ ہے آپ کا، ٹچ ہے. تو یہ آپ کی مطلب جو خیالات ہیں اس نظم میں وہ چیزیں آپ کو شو کر رہی ہے. تو اگزامپل کچھ یہاں پہ بھی دی گئی ہیں، امیجنری، آڈیٹری، اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ، یہ ان کے ساتھ معنی کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے ورڈز اینڈ فریز that depict clear imagery in the poem. اے میں identify alliteration and metaphor in the poem. Here are some words opposite in meaning match the column. یہ آپ کے نیکسٹ اے بی سی کوشچن ہے، تو ان کو آپ امیجنری طور پر کس طرح دیکھ سکتے ہیں. دا فالوئنگ lines his house in the village thaw to watch his woods fill up in the snow, the darkness evening of the year, the woods are the lovely dark and stewy. اور یہ آپ کی جو ہے نا وہ امیجنری تھنگز آپ کی ہو سکتی ہیں. اور اگر ہم اس کی بی کوشچن کی بات کریں تو الٹریشن ہے اس میں استعمال جو کی گئی ہیں، اس میں حرفی اور استعماروں کی. تو اس میں کیا چیز استعمال کی ہیں آپ کی whose woods there are I think his house in the village though he will not see in stopping here to watch his woods. یہ کچھ 4-5 لائنیں یہاں پہ آئیڈینٹیفائی الٹریشن آپ کی کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میٹافورز اس کے کیا ہیں؟ اگر ہم بی کوشچن کی بات کریں، میٹافورز اس میں woods stand for word, stopping stand for life, snow stand for problems, hornless bells stand for the knocking of hornless. یہ آپ کے میٹافورز ہیں. سی کوشچنس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو الفاظ دیے گئے اس میں آپ نے موازنہ آپ نے کرنا ہے. جیسے کہ ولیج ہے، ولیج کے ساتھ آپ نے جو چیزیں ہیں وہ کالم سی میں آپ نے لکھنا ہے. ولیج آپ کا یہاں پہ ہوگا سٹی ہوگا. تو اسٹاپنگ کا آپ کا موونگ ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ اپوزٹ ورڈ آپ نے لکھنے ہیں. اسٹاپنگ کا موونگ ہوگا، آپ کا سنو کا واٹر ہوگا، فروزن کا آپ کا جو ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ میلٹ ہوگا، یہ والا میلٹ. آپ کا ڈارکسٹ آپ کا کیا ہوگا؟ ڈارکسٹ آپ کا برائٹنس ہوگا، یہ والا. ساؤنڈ آپ کا کیا ہوگا؟ ساؤنڈ آپ کا ہوگا سائلنس، ادھر ہے سائلنس، یہ والا. آپ کا ڈونی، ڈونی مینس کا کیا ہوگا؟ آپ کا ہارڈ ہوگا، یعنی کہ سخت. ڈونی ہارڈ، یس. اور ڈیپ کا ہوگا جناب شیلو، ڈیپ کا ہوگا یہاں پہ کدھر ہے یہ والا شیلو. تو اس طرح آپ کا یہ سی کا کوشچن بھی ہوگا. سرکل دا کریکٹ جو آپشنز ہیں ان میں آپ نے لگانا ہے ڈی میں، اور ڈی میں دا پوئم از جسٹ آف پرفارم تھاٹس اباؤٹ. پوئم اس میں کیا چیز، کیا خیالات کا اظہار کرتی ہے. تو اس میں ریالٹی آف لائف اینڈ ڈارک، یہ چیزیں ریالٹی آف لائف اینڈ ڈیتھ اس کے متعلق یہ پوئم آپ کو ظاہر کرتی ہے. آپ کا بی والا آپشن ہوگا دا پوئم ریسپونس اے کنفلکٹ بٹوین. تو سیکنڈ میں آپ کا ڈیئر اسٹوڈنٹ آف دا اوبلیگنس، the obedience of life and desire to escape from them. After reading the poem, we
गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, यानी कि सी आपका आएगा 4 में, आपका क्या आएगा डियर स्टूडेंट, आपका 4 में आएगा ए परफॉर्म था द पोएम कन्वेज टू अस ऑन ए परफॉर्म थर्ड, यानी कि एक खास किस्म का ख्याल आता है। डार्क वुड्स सिंबलाइज, वो किस किस्म की जो जंगल है वो अलामत ज़हर करता है, तो आपका वो डेथ एंड डिपार्चर टू एन अदर वर्ल्ड, एक और दुनिया की तरफ, ये आपका जो सर्कल वाला क्वेश्चन ये भी हल होता है। ग्रामर में एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कि इसमें सिर्फ आपने ज़ाहिर करनी है, स्माइलिंग फेस आपका एडजेक्टिव हो सकता है, अब विद स्माइल जो कोई आप चीज़ को देखते हैं ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है। एडवर्ब फ्रेज में आप क्विकली, अली रेन क्विकली, जो आपका यानी कि अली 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 रेन अली बागा क्विकली तेज के साथ, अली रेन एट ए ग्रेट ग्रेट स्पीड, यानी कि स्पीड तेज स्पीड के साथ वो उन तरफों को भागा, ये आपका एडवर्ब पर फ्रेज हो सकता है अगर आप ग्रामेटिकल चीज़ें जानते हैं। रिप्लेस ऑफ द फॉलोइंग अंडर एडजेक्टिव फ्रेज बाय एन एडजेक्टिव, तो इनको आपने रिफ्रेज करने हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं तो उसमें क्या है, ही इज अ मैन विदाउट ए फ्रेंड मेड ऑफ सिल्क, तो आप डियर स्टूडेंट रिप्लेस ऑफ ईच अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेज बाय एन एडजेक्टिव, अगर आप इसकी बात करें तो आपने इनको कैसे रिप्लेस करना है, तो आप कह रहे हैं विदाउट ए फ्रेंड, और तो जो इसमें सिफ्त है इनको आपने जिस तरह पीछे हमने देखा है उनको साथ इसी तरह आपने इनको रिजॉल्व कर लेना है, इन्हीं चीज़ों को आपने इनके साथ करना है कि वो आप इसमें सिफ्त जो है इसमें मेड ऑफ सिल्क है, विदाउट ए फ्रेंड है, विद हैड अ टेम्पर है, ऑफ नोज यूज़ है, इन तमाम चीज़ों को आपने इस एडजेक्टिव जो अल्फाज हैं तीनों के दिनों में से इन्होंने आपने इसको चेंज करके राइट डाउन करना है। राइटिंग स्किल्स हैं कि अगर आप इस समरी के जैसा कि स्टेंजा को मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, उसको आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंट्री लाइफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड कंक्लूजन आपने लिखना होता है। 170 वर्ड से 200 वर्ड्स के दरमियान अगर आप लिखेंगे सिटी इज़ वेयर वी सी, यानी कि शहरी और देहाती ज़िंदगी का तकाबल आपने यहाँ पे लिखना है, तो आप उनके मतलब आप कुछ एडवांटेज, शहर में क्या एडवांटेज है, शहर में क्या है, यानी कि शहर और देहात में क्या फ़र्क है, उनके बारे में आपने इंग्लिश में इन तमाम चीज़ों को अपने टीचर के साथ डिस्कस करने के बाद इसको राइट डाउन करेंगे तो आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा। ऑरल कम्युनिकेशन है मुकालमा, एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्यूज़ पोलाइटली, ये आपका कन्विक्ट, आप किसी से इनकार कर सकते हैं तो नो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आई डोंट गेट, अगर आपने ये किसी के साथ नाराज़गी का इजहार करना है या किसी चीज़ को आपने नहीं देना और आपने मना फरमाना है तो आपने इन पोलाइटली वे में एक्सप्रेशन करना, ये आपका ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और वर्क इन पेज, रीड द सिचुएशन बिलो एंड रिस्पॉन्ड यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ पोलाइट रिफ्यूज़ल, और ये भी यानी कि शाइस्तगी के साथ इनकार के अल्फाज ही हैं जिनको आप अडाप्ट करके इन तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका यूनिट 8 जिसमें हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। रिव्यू 2 है यूनिट 5 to 8, यानी कि ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं यानी कि 5वें स्टोरी से आपके लेकर 5वें यूनिट से लेकर 8वें तक ये सारे के सारे पैराफ्रेज और वही चीज़ें हैं वोकैबुलरी जो हम ऑलरेडी रिजॉल्व करवा चुके हैं। अगर आप चाहेंगे कि इनको स्टेप बाय स्टेप इनकी भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, हम इसकी भी वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। ओरल कम्युनिकेशन में आपकी बहुत सादा सी चीज़ें होती हैं, या आपके डायलॉग होते हैं और या आपको पोलाइटली वे में से आप नोट करना है, यस करना है, किसी को किस तरीके से इनकार करना है। तो ये था आपका यूनिट 8 जिसको हमने आपके सामने डिस्कस किया और आपके रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी आपको बताया, स्टेंजा को किस तरह एक्सप्लेन करना। एक बर्फबारी की शाम थी, जंगल में क्याम था, स्टॉपिंग बाई बोर्ड्स ऑन ए स्नो बाई इवनिंग, तो इनकी एक्सरसाइज के साथ साथ हमने विद एग्जांपल आपको सॉल्व करके करवाया है कुछ चीज़ें जो भी अवेलेबल थी। उम्मीद है आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें पसंद आ रही होंगी और इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वो 9th क्लास के हैं और वो
انگلش کے لیکچرز لینا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اپنے فیملیز کے پیسے بچانا چاہتے ہیں، تنویر احمد اسپیک چینل کو جوائن کیجیے۔ آنے والے دنوں میں تمام کے تمام فزکس کیمسٹری بایو کے بھی لیکچر یہاں پہ اپلوڈ ہونے والے ہیں، فری آف کاسٹ۔ آپ کی اکیڈمی کے پیسے بچ سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں۔ اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اس چینل کو سبسکرائب کروائیں، اور 1000 سبسکرائبر مجھے چاہیے میری حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ میں اس قسم کے لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا رہوں، اور مجھے حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اب اسی قسم کے لیکچر ریکارڈ کر کے یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا فری آف کاسٹ۔ ہمیں دیجیے گا اجازت ہماری طرف سے، اللہ حافظ۔